संसद से सड़क घमासान कड़क। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। आज देश की राजधानी दिल्ली लोकतंत्र के दो अलग अलग लेकिन जुड़े हुए दृश्यों की गवाह बनी। एक तरफ संसद के मानसून सत्र का पहला दिन, जहां जनता को उम्मीद थी कि महंगाई, रोजगार, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे अहम मुद्दों पर बहस हो, लेकिन शुरुआत ही हंगामे से हुई। विपक्ष ने अपने मुद्दों पर सरकार को घेरा, सरकार ने अपनी बात रखी, लेकिन नतीजा यह रहा कि सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। दूसरी तरफ संसद के बाहर सड़कों पर प्रदर्शन का शोर सुनाई दिया। सीजेपी के संसद चलो मार्च को लेकर राजधानी में सुरक्षा बढ़ी, प्रदर्शन हुए, टकराव की खबरें भी आई और फिर दिन के आखिर में बातचीत का रास्ता भी खुला। यानी संसद के भीतर भी टकराव और संसद के बाहर भी टकराव। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ अब संसद से ज़्यादा सड़क पर सुनाई देने लगी है? क्या विरोध का अधिकार और संसद की गरिमा दोनों साथ साथ चल सकते हैं? क्या सरकार को विपक्ष की बात ज़्यादा सुननी चाहिए या विपक्ष को संसद चलने देना चाहिए? और क्या हर बड़े मुद्दे का समाधान अब बहस से नहीं बल्कि हंगामे और प्रदर्शन से ही निकलेगा? इन्हीं सवालों पर होगी आज की सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बहस। संसद से सड़क घमासान कड़क। स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। लेकिन उससे पहले आज क्या क्या बातें प्रमुख रही, किन किन के बयान चर्चा में रहे, सुन लेते हैं। दो बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। दिस कंट्री हैज अ मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। मूल विषय तो उनका नीट का ही है, तो वो सारी चीजों को देख नहीं रहे हैं क्या? हमारी समझ में नहीं आ रहा। अभी तो एग्जाम भी हो गया नीट का। जिस तरह से आज जो नहीं, जिन्होंने भी कार्रवाई हुई ना नीट पे, जो भी आप ये पेपर लेकर पेपर लीक की और बात कार्रवाई हुई ना उन पे, ऑल पार्टी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज चर्चा में कुछ खास मेहमान आमंत्रित हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल पहला आपसे ही विजय शर्मा जी, क्योंकि आज हमारे पास 2 विजय हैं इसलिए पूरा नाम लेके मैं बोलूँगा। संसद का पहला दिन था, जनता चाहती थी कि अलग अलग मुद्दे, मतलब उनसे जुड़े हुए मुद्दे, महंगाई पे थोड़ी बात हो जाती, रोजगार पे, अर्थव्यवस्था पर, ऐसे विषयों पे चर्चा होती, लेकिन पूरा दिन जो है वो हंगामे में निकल गया। सरकार को क्या लगता है, विपक्ष चर्चा से भाग रहा था या सरकार विपक्ष को भरोसे में लेने में कहीं चूक गई? और मैं बता दूं कि चर्चा के आज हम 2 धड़े रखेंगे, एक संसद के अंदर और एक संसद के बाहर। संसद के बाहर वाले पे आते हैं, लेकिन पहले संसद के अंदर की बात। विपिन जी, ये तो जग जाहिर है, आपने देखा होगा पिछले काफी समय से विपक्ष सिर्फ इस तरह की भ्रामक बातें करता है कि वो संसद चलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता। और उसके आपने इतने सारे उदाहरण देखे होंगे। आज प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि आप तर्कों के साथ बात कीजिए।
आप अपने तथ्य रखिए, तथ्य के साथ बात कीजिए। अगर आपके पास कोई मुद्दे हैं, देश में जनहित में कोई मुद्दे हैं, तो जनता के सामने रखिए, संसद के सामने रखिए। कोई आपके पास देश को आगे बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो वो सामने रखिए। लेकिन विपक्ष के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ हंगामा, झूठा नैरेटिव चलाना, झूठी रिपोर्टों के आधार पे यहाँ हंगामा खड़ा करना। आपने पूरे देश में देखा होगा किस तरह से झूठा नैरेटिव चलाते हैं। अगर किसी बाहर के देश में कोई अखबार झूठी खबर छाप देता है, तो यहाँ हंगामा बरपा देते हैं, बाद में माफी मांगनी पड़ती है। कि संसद से लेकर कोर्ट तक किस तरह के नंगा नाच चलाया जाता है। मुझे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बिल्कुल गंभीरता के साथ संसद में नहीं आते। वो संसद में आंखें मारते हैं, झगड़ा करते हैं। जो शहीद है उनके पोतों को गद्दार बोलते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, कपड़े ऐसे पहन के आते हैं जिससे कि देश के लोकतंत्र और देश का जो मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और गंभीरता के साथ बात रखनी चाहिए। नहीं तो देश जिस तरह से जनादेश सुना रहा है, इससे भी आगे जाके मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का तो ये हाल हो जाना है कि लोग कहा करेंगे कि एक थी कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से इनका जनादेश खिसक रहा है और जनाधार खिसक रहा है, तो मुझे लगता है कि इनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। तथ्य के आधार पर अगर बात करेंगे तो वहां जवाब दिए जाएंगे सरकार के साथ। आपके कोई अच्छे सुझाव होंगे तो माने जाएंगे। ये परंपरा नहीं है कि आप आएंगे, झगड़ा करेंगे, गालियां देंगे, मारपीट करेंगे, उकसाएंगे, आंख मारेंगे, किस तरह अभद्रता करेंगे। ये हमारी प्रणाली नहीं है, हमारा इस तरह का इतिहास नहीं रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का भी आपने देखा जिस तरह से दिल्ली की जनता ने जनादेश सुनाया, तब से बौखला गए केजरीवाल जी। तो ये केजरीवाल जी के लोग थे जो लगातार रोजाना जा रहे थे जंतर मंतर पर। उन्होंने किस तरह के लोग छिप के और पत्थरबाजी, और कितनी आपने सुबह से मुझे लगता है टीवी पे देखा ही होगा कि नकूले पत्थर ले रखे थे और वीडियो बना रहे थे, कह रहे थे अगर मेरे सामने कोई आ गया तो मैं इन पत्थरों से वार करूंगा। तो इस तरह के जो हरकतें हैं वो लोकतंत्र में कहीं भी किसी तरह से भी उनका स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र, अगर सच्चा लोकतंत्र आप मानते हो, संविधान में आप विश्वास करते हो, तो संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखो, सहयोग करो। विपक्ष का बहुत एक अहम रोल होता है। विपक्ष का रोल देश को नीचा दिखाना नहीं होता, लोकतंत्र को नीचा दिखाना नहीं होता, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करना नहीं होता, देश की जो मर्यादा है उसको तार तार करना नहीं होता, देश की सामाजिक सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बचाना होता है। तो मेरी विपक्ष से इतनी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि विपक्ष एक गैर जिम्मेदार भूमिका ना निभा के एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाए, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में एक के बाद एक जन कल्याण योजनाएं लागू की हैं, जिस तरह से देश प्रगति पे चला है, आर्थिक समृद्धि का दौर चुना है हमने, जिस तरह से मेक इन इंडिया के तहत किस तरह से आज ब्रह्मोस मिसाइल है, कितने देशों को हम सप्लाई कर रहे हैं। कहां हम सबसे बड़े आयातक देशों में आते थे, आज हमारा लाखों करोड़ का सेना का जो ऑर्डर है वो मिल रहे हैं निर्यात करने के लिए। तो ये सब चीजें बताती हैं, देखना पड़ेगा। जी जी ठीक है, मैं आता हूं अंशुल जी के पास। तो अंशुल जी, विजय जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है या तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने पहले दिन ही सदन चलने नहीं दिया। क्या विरोध दर्ज कराने और संसद चलने के बीच कोई संतुलन नहीं बनाया जा सकता था? आखिर नुकसान तो जनता का ही हुआ, और इस तरह की बात वो सवाल के तौर पे आपके लिए उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, भारतीय लोकतंत्र में आज कितना शर्मनाक दिन था, लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं होता है क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि विपक्ष की कोई भी बातें हों, अगर आम आदमी की कोई बातें हों, अगर बेरोजगारी की बातें हों जो आसमान छू रही है, अगर कमर-तोड़ महंगाई है, निवेश हो नहीं रहा है, नेट एफडीआई अगर नेगेटिव जा रहा है, कूटनीति में आप बिल्कुल विफल हैं, वहां जंग हो रहा है लेकिन वहां बहस में, वार्तालाप में आपका कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। पाकिस्तान का है लेकिन आपका कुछ नहीं है। चाइना आपकी जमीन पे बैठा है, जहां भी देखिए वहां पर विफल है। यहाँ पर सामाजिक तनाव है और यहाँ पर युवक हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनका क्रोध, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो उम्मीद है, सब दांव पे लगा दी गई है।
तो आज कर हो क्या रहा है, वो क्या विरोध भी नहीं कर सकते? ये तो सरकार हमेशा, जब सत्र होने से पहले आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी बाहर आते हैं, संसद के बाहर आते हैं, कहते हैं संवाद होना चाहिए, समझौते होने चाहिए, विवाद भी ठीक है, बहस होनी चाहिए, ये सब कहने की बात है, कुछ नहीं होता। सरकार बिल्कुल मनमानी करती है। आप जाइए देखिए आजकल हो क्या रहा है। एक तरह से कार्यपालिका जो है उसका आतंक है। यहां पर जितनी भी संस्थाएं हैं घेरी जा रही हैं। सरकार, आप तो नागरिकता भी आप देख लीजिए, उससे सवाल उठ रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं विपिन जी, कैसे आप साबित करेंगे आपकी अपनी नागरिकता? बताइए ना, आप नागरिक हैं कि नहीं है? मैं सबसे यहां से पूछना चाहता हूं। मजाक बना दिया इस देश को। जब नागरिकता का प्रमाण नहीं दे सकते यहां पर, तो यहां पर लोगों का वजूद और अस्तित्व क्या है? छोड़िए विपक्ष को। यहां पर चाहती है सरकार कि वही मनमानी करे, अपने घमंड में, अपने गुरूर में वो चलने नहीं देगी। जो आम आदमी की बातें, छात्राओं की बात, अरे देखिए क्या हो रहा है। अरे लोकतंत्र प्रणाली की बात कर रहे हैं विजय जी, बड़ी अच्छी बात, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लोकतंत्र प्रणाली होती है, इसकी एक मर्यादा होती है। बड़े बड़े शब्द, हाँ, मर्यादा होती है। मर्यादा को विकृत कैसे करना है इस सरकार से पूछिए। विरोध करना तो एक संवैधानिक हक है। आपको तो मार्च करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, चक्का जाम करना चाहिए। अगर आप सरकार से सवाल उठा रहे हैं, आप सारी उम्मीद दांव पे लगा देंगे, आपसे दगाबाजी होगी, धोखेबाजी होगी, धांधली होगी, 153 पेपर लीक होंगे और आप सवाल भी नहीं उठाएंगे। और जब आप सवाल उठाते हैं, छात्राएं सड़कों पे आते हैं अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए, तो आप लाठीचार्ज करते हैं। चाइना बन गया है क्या? नॉर्थ कोरिया बन गया है? वही बना दीजिए, फिर वन पार्टी रूल कर दीजिए ना। यहां पर कार्यपालिका का ही आतंक हो, उनका ही दमन हो, उनका ही दबदबा हो, उन्हीं का सब कुछ हो। सारी संस्थाएं तो ले चुके हैं, खरीद फरोख्त होती है राजनीति में। संसद को लेजिस्लेचर नहीं, वहां पर मार्केट प्लेस बना दिया है, एक बाजार है जहां पर एमपी खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, यही कर दिया है। तरह से विकृत किया है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और यही सवाल है, बेरोजगारी पे बात करिए ना, जो आसमान छू रही है। इसलिए तो लोग नाराज हैं। युवा छात्र क्यों नाराज हैं? क्योंकि रोजगार नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ठप है। जो वहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 75% से बढ़ नहीं रहा है। आपका एक आर्थिक चैनल है, इसलिए मैं बता रहा हूं, और आंकड़ों में भी जाऊंगा, बाद में आंकड़ों में भी जाएंगे, गहराई में जाएंगे, इस पे बात भी करेंगे कि हो क्या रहा है, आर्थिक स्थिति को कैसे। हाँ ठीक है, विजय जी और अंशुल जी, क्विकली आप दोनों से छोटा छोटा 1-1 मिनट के अंदर जवाब दीजिए, क्योंकि बाकी मेहमान भी उनके पास भी जाना है। विजय सर, अगर सरकार वास्तव में हर मुद्दे पर चर्चा चाहती है, और जैसा अंशुल जी कह भी रहे हैं, तो क्या विपक्ष की कुछ मांगों पर नियमों के तहत विशेष चर्चा तुरंत नहीं करा लेनी चाहिए? टकराव ही खत्म हो जाएगा। विपिन जी, किसने मना किया है? संसद चलती किससे? संसद चलती है कानून से, तय नियम के तहत चलती है। आप नोटिस दीजिए, तय नियम के तहत किसने मना किया? कौन से? अब इन्होंने बात की महंगाई की, बेरोजगारी की। अरे भाई, 52 करोड़ ऋण बांटे हैं हमने। हम रोजगार पाने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनाना चाहते हैं। तो आप ध्यान दें कि आज देश में सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। आपके टाइम में कितना था? 300 अरब डॉलर के आसपास। आज कितना है? आज अग्रणी देशों में है हम सबसे ज्यादा हमारी जो विकास दर है, ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप कह रहे हैं कि आप लेके आइए, तो आप चर्चा के लिए तैयार है। अंशुल जी, तो क्या मतलब आपकी रणनीति क्या है कि पहले थोड़ा दबाव बना ले, घेर ले, उसके बाद चर्चा करें? नहीं, देखिए, ये औपचारिकता होती है। ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी, इसमें भी नाराज हो गए थे, लेकिन हम वापस आए। हम चाहते हैं कि एक तरह से ये संसद चले, सुचारू रूप से चले, हमेशा ये हमारी मांग रहती है। लेकिन मुद्दों पे तो बात करें, जो सरकार चाहती है वही हो सकता है। हम जानते हैं बहुमत है, घटक दल के साथ उनकी बहुमत हो जाती है, जो करना चाहते हैं वो करेंगे। लेकिन डर किस बात का है? आपका तो डिप्टी स्पीकर भी नहीं है पार्लियामेंट में। आप किस तरह इतना घबरा रहे हैं भाई किसी भी चर्चा से? आपके पास सब कुछ है, आपके पास इतना गुरूर है कि हम सब कुछ करा लेंगे, डिलिमिटेशन बिल भी करा लेंगे, एमपीज भी खरीद लेंगे, जो आप चाहे कर। अगर इतनी आपके पास घमंड है, तो चर्चा से आप क्यों डर रहे हैं? क्यों बौखला जाते हैं? यही तो मुख्य सवाल है। और जहां यूपीए की बात आई, मैं आंकड़ों के साथ आपके बताऊंगा कि पेट्रोल के दाम यूपीए में कितने थे। जब यूपीए के समय में विरोध हुआ, तो हमने वहां पर उस समय भी तो विरोध हुआ। लेकिन आप देखते हैं, ठीक है, अब देखिए, हाँ ठीक है, वो आप दोनों गिनाते रहेंगे चीजें, लेकिन मेरा ये था कि बातचीत कैसे हो, क्या तरीका हो सकता है, नहीं तो फिर ये सत्र भी जाएगा। चलिए, मैं अपने पत्रकार बंधुओं के पास जा रहा हूं। सतीश जी, आप इस पूरे पैनल में सबसे अनुभवी हैं, आपने कई सरकारें और कई विपक्ष देखे हैं। आज की जो तस्वीर थी, क्या माने, ये भारतीय संसदीय राजनीति का एक न्यू नॉर्मल है,
या पहले भी इस तरह के गतिरोध होते थे और चीजें ऐसी ही चलती थी? इस बार का जो सत्र है संसद का, मैं समझता हूं कि जब से संसद बना है सबसे रहस्यमयी सत्र है। और इस बार मुझे लगता है कि सरकार ज़्यादा डेस्परेट है, बेसब्री से है, क्योंकि जिस तरह से मॉनसून में बारिश हुई या नहीं हुई, पार्टियां तो इतनी बरस गई, इतने लोग आ गए, 3-4 पार्टियां बन गई, मर्जर हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। इसलिए मैंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा बेसब्री तो सरकार को है कि ये चले। और देखिए, तथ्य और तर्क की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, ये तथ्य नहीं है क्या कि 3 बड़े लीक हुए, बड़े लीक, राम मंदिर में लीक, ये पेपर लीक, परीक्षाओं के लीक, और अगर विपक्ष के दिमाग में है, वो भी है शायद, वोट का लीक का ये लोग आरोप लगाते रहे। चर्चा करिए। तो आप 2-3 जगह फंस रहे हैं, चाहे नीट वाले पे, चाहे मंदिर वाले पे फंस तो रहे हैं। और आज और सुप्रीम कोर्ट ने फंसा दिया, आपको मालूम है ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी बदलो, एसआईटी में बदलाव करना जरूरी है, कुछ इस ढंग का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कहने का मतलब है कुछ से सरकार भाग रही है और कुछ पे आप उनको जल्दबाजी है कि ये काम करना है ना। अब मैं इस पे क्या टिप्पणी करूँ? देखिए, ये संसदीय इतिहास में टकराव होते रहे हैं। बीजेपी वाले से माफ़ी मंगवा दीजिए ना। यहाँ पे 2009 था मेरे ख्याल, या 2010 था, एक पूरा सत्र इन लोग भी नहीं चलने दिया था। लेकिन हम लोग जैसे पत्रकार उसको हम विरोध मानते हैं, वो भी संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है कि आप विरोध करते हैं, बायकॉट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। मुद्दों की अगर गूंज होती है तो चले या ना चले। कोई लोग बताता है कि 200 करोड़ स्वाहा हो जाएंगे। अरे स्वाहा तो डॉलर के मुकाबले रुपया भी हो रहा है, आज 96.5 से क्रॉस था। तो वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि बड़े मुद्दों पर भागना नहीं चाहिए, बड़े मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। तो ऐसे आप अगर ने एक चीज़ और आपने पूछ दिया है, देखिए विपक्ष में कितनी एकता है मुझे नहीं मालूम, मुझे इस पर शक है। सरकार विपक्ष को समझती ही नहीं, वो अपने मिजाज में, अपने अंदाज में, अपने सोच में चलती है। प्रधानमंत्री जी ने आज क्या कहा कि अंतरिक्ष में एक प्राइवेट कंपनी चली गई। अरे तो उससे क्या युवाओं का सवाल समाप्त हो गया क्या? युवाओं को लेकर के मैं समझता हूँ, मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी की तरह बोल रहा हूँ कि आज जो सबसे दुनिया का युवा देश है ना, प्रधानमंत्री जी से कहीं ड्राइंग रूम में किसी की मुलाकात हो तो पूछ ले कि भाई यूथ की स्थिति इस देश में है क्या? क्या शिक्षा, क्या रोजगार, क्या नौकरी, किसको ऋण मिला, स्टार्टअप कहीं एंड अप ना बन जाए। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं। और जिसको आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे, जो एक पश्चिम से कंसेप्ट आया था, मेरे विचार से अभी वो एक डेमोग्राफिक बर्डन में निश्चित रूप से बदल गया है। ठीक है विजय जी, ये जो अब धीरे धीरे मैं दूसरी वाली साइड भी लेकर आता हूं कि एक तो संसद के भीतर हमने देखा, लेकिन बात सिर्फ संसद के भीतर की नहीं थी, आज बात सड़क पर भी दिखाई दी, संसद के बाहर भी दिखाई दी। तो क्या माने भारतीय राजनीति में अब सड़क का दबाव संसद की बहस के ऊपर है, या इस वक्त तो है एटलीस्ट, और ये भी जरूरी है? विपिन जी, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत पहले विजय शर्मा सर, ये सवाल विजय द्विवेदी जी से था, आपके पास भी आता हूं। हाँ सर, त्रिवेदी जी, सॉरी। हाँ जी सॉरी। विपिन जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत पहले एक बात कही थी कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो उसका मतलब ही यह है कि संसद पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर आंदोलन होना चाहिए। और हिंदुस्तान में तो सड़कों का आंदोलन आजादी के इतिहास से पुराना है। वहां हम अंग्रेजों को भगा गए सड़कों पर आंदोलन करते करते, और आज जब और जो पार्टी आज है वो भी सत्ता में, जो पार्टी है वो भी सड़कों पर आंदोलन करती रही, बल्कि वो तो बहुत लंबे समय तक हर विषय पर आंदोलन करती रही। अच्छी बात है उसको।
तो उस आंदोलन वाली पार्टी को क्या आंदोलनकारियों के साथ बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या इसे दबाव के तौर पर देखना चाहिए? विजय जी का मुझे याद नहीं, विजय शर्मा साहब का, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में मैं जानता हूँ, जेपी नड्डा साहब के बारे में जानता हूँ, दत्तात्रेय होसबोले आजकल वो है सरकारेवां हैं, उनके बारे में मुझे पता है कि वो तीनों लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो लाइन है वो क्या था आंदोलन का, जब 84 में ये आए थे धर्मेंद्र प्रधान जी वहां पर उसमें प्रमुख भूमिका में थे, तो प्रवेश, परीक्षा और परिणाम, ये उनका नारा होता था कि मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम में इस सब चीजों को ठीक करना है, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। और आज वही सब तीनों चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तीनों की तीनों चीजें गड़बड़ हो रही है, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। मुझे नहीं पता कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हुए शिक्षा मंत्री जी को ये बात याद है कि नहीं। वो खुद इस मसले पर आंदोलन करते रहे। तो सड़कों का आंदोलन जरूरी है। हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो, कुछ गड़बड़ी हो, विपक्ष के लोग अपना हिसाब किताब देखो, इसमें कोई मेरे को वो नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आंदोलन हो रहा है। और आंदोलन के दबाव में आप ये मत कहिए कि सरकार ने बहुत वो बताई है विनम्रता। ये तो इतने समय से आंदोलन चल रहा था, आज संसद का सत्र शुरू हो रहा था, इसलिए अचानक आपको याद आई, आपने सोनम वांगचुक साहब को हॉस्पिटल भेजा और जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको बुला लिया उनके पास, नड्डा साहब के पास, और वहां बातचीत की। बातचीत में क्या हुआ, मैं तो ये समझता हूँ कि बातचीत में एक दिन में तो ये होने वाला नहीं है कि सारी बातों का हल हो जाएगा। तो ये काम पहले भी किया जा सकता था कि सरकार उन लोगों के साथ बात करे, लेकिन सरकार देख रही थी कि क्या इस तरह का दबाव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सरकारें अक्सर ऐसा करती है, इस सरकार की बात नहीं है। और जो अभी अभिजीत जी हमारे मित्र कर रहे थे, उनको भी याद होगा कि वो बाबा रामदेव को रात को 12 बजे जिस तरह से कूदकर भागकर जाना पड़ा था अनशन में, तो कोई नई बात नहीं है। सरकारें सब एक ही तरह के चरित्र के साथ काम करती हैं, एक ही बात पर काम करती हैं, लेकिन विपक्ष को भी उस भूमिका में आना चाहिए ताकि इनके साथ मिलकर, लेकिन सब विपक्षी पार्टी अपना अपना आंदोलन, अपना अपना आकलन कर रही थी कि राजनीति के तौर पर क्या फायदा होता है कि नहीं फायदा होता। मुझे हैरानी इस बात पर भी है कि जो अभी सतीश जी ने कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जब 36 करोड़ नौजवान है इस हिंदुस्तान में, वो वोटर भी है आपका, उस 36 करोड़ वोटर को भी अगर कोई सरकारें ध्यान नहीं दे रही या कोई विपक्षी दल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको उस तरह से एंटरटेन नहीं कर रहे, तो ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये केवल मसला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ही नहीं है, नीट के पेपर पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम पर है। इस सरकार के दौरान कितने लीक्स हुए हैं कि अब तो गिनना भी मुश्किल काम हो गया। अब जी को याद रहता होगा कि कितने हुए नहीं हुए। तो उन सबको कैसे सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। और ये बात हम चलाते रहते हैं कि नहीं इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। निशंक साहब का इस्तीफा हुआ था, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर थे। स्मृति ईरानी भी एजुकेशन मिनिस्टर थी, एचआरडी मिनिस्टर हुआ करती थी उस समय, तो उनका भी इस्तीफा हुआ है। तो ये मत समझिए कि अब आपने सोच लिया कि नहीं इस्तीफे नहीं होंगे। आप क्या इतना दबाव बना पा रहे हैं कि इस्तीफा हो? क्या सरकार इस बारे में सोच रही है, नहीं सोच रही है? और आज अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में लंबी बैठक हुई है। जेपी नड्डा साहब को आपको भेजना पड़ा। जेपी नड्डा साहब पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी विद्यार्थी परिषद से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव भी वो रहे हैं। तो ये सब बातें, इसका मतलब सरकार को इस पूरे आंदोलन की गंभीरता की जानकारी है और उसको समझ रही है, लेकिन क्या वो इसको बहुत आसानी से ठीक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इसका नुकसान होगा, ये तो अब देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता मंत्रिमंडल में बदलाव होगा तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का बदलाव होगा कि नहीं होगा, मेरे लिए वो इशू ही नहीं है। मेरा इशू है कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये अभी तक सामने नहीं। ठीक है विजय शर्मा जी, आप बार बार कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो मैं सज्जन जी से एक सवाल और ले लूं, फिर आप ही को बोलना है, आपके पास आता हूं। और इस पूरे पैनल में सज्जन सबसे युवा है, मैं कह दूं एक्सेप्ट भी। तो सज्जन ये बताइए, ऑन अ लाइटर नोट मैंने ये बात कही कि इस समय चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हो या कुछ और हो, ये मुद्दे जो आसपास रहे अभी हाल फिलहाल में, वो ना थोड़े अलग तरीके के मुद्दे हैं। मुद्दों का मतलब है कि देखिए अब कई बार एसआईआर का मुद्दा हो जाए या किसी और तरीके का मुद्दा हो जाए, वो थोड़ा आम जनमानस को ना डिस्टेंस पे लगता है। डिस्टेंस पे इन द सेंस कि हाँ भाई एक मुद्दा है, सीधा कोई उससे कनेक्ट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो नीट का पर्चा या पढ़ाई लिखाई वाली बातें, इससे ना लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं, और ख़ास तौर पे युवा वर्ग और उनसे जुड़े उनके माता पिता, उनके परिवारजन।
क्या ये मुद्दे काफी संवेदनशील हैं और सरकार को इनको हैंडल एक अलग तरीके से करना चाहिए? विपिन जी, बहुत सही सवाल है कि जिस तरीके की प्रोटेस्ट हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम संख्या की दृष्टि से देखें। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है कि 25 वर्ष की उम्र तक के जो लोग हैं भारत में आज की तारीख में लगभग आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से 25 साल, 1 से 25 साल की बात करें तो, और 18 से 25 का करें तो लगभग वो 20% है। तो ये वो युवा है जिसने ना तो 90 का मंडल का दौर देखा है, ना तो उसने राम टेम्पल मूवमेंट का दौर देखा है, ना तो उसने यूपीए का रूल देखा। मतलब जो पास्ट रेफरेंस हम लोग अपनी बहस में या राजनीति में या एकेडमिक एनालिसिस में करते हैं, उसकी स्मृति में नहीं है। उसकी स्मृति में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल है, वो उसका रेफरेंस है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए कि जैसे आपने कहा कि ये डिस्टेंस का मुद्दा नहीं लगता है कि किसानों का आंदोलन हो रहा है, मैं किसान नहीं हूं, तो हो सकता है कोई सिंपैथाइज करे, कोई उसमें समस्या को देख रहा हो, लेकिन ये ऐसी बात है जिसको राइट और लेफ्ट के फ्रेम से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। ये हर परिवार में आप देखिए, जो नई पीढ़ी है, जो छात्र है 10वीं में 12वीं में, चाहे वो साइंस में हो चाहे वो सोशल साइंस में हो, उसके लिए जो एस्पिरेशन की बात है, जो प्रधानमंत्री मोदी जिसकी हमेशा एक वकालत करते हैं, वहां पे चिंता की बात, एंजाइटी की चीजें जो है वो एस्पिरेशन के ऊपर हावी हो रही है। वैसी स्थिति में आप चाहे उस परिवार से आ रहे हैं जिसका थोड़ा झुकाव बीजेपी विरोधी पार्टी की तरफ हो, चाहे उन परिवारों से आ रहे हैं जिसका झुकाव बीजेपी की तरफ है, आज की तारीख में आप देखेंगे हर परिवार में एक पीढ़ीगत एक दूरी बन रही है कि मां बाप जो है वो थोड़े बीजेपी समर्थक है, लेकिन बच्चों में आप देखेंगे कि तलखी है। तो वैसी स्थिति में ये जो विरोध है वो सीधा जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र, जो जिसमें ज्यादातर हो सकता है अभी वोटर भी ना हो, लेकिन आज के समय में वो राजनीति और अपने स्टेक्स को समझता है, उसके लिए चिंता की बात है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपकी राजनीतिक रुझान किसी तरफ हो। दूसरी बात, इस प्रोटेस्ट को कहीं से भी आप राइट विंग, लेफ्ट विंग, कांग्रेस लेड, ये लेड, वो लेड, आंदोलन जीवी करके अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि आप देखिए, जब तक सोनम वांगचुक को उठाया नहीं गया था तब तक हम लोग कई दफे जंतर मंतर गए, वहां बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, और सोनम वांगचुक कह भी रहे थे कि स्टेक होल्डर्स मतलब छात्र बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, वो खुद भी इस बात का संज्ञान लिए। जैसे ही उनको उठाया गया, जो कन्वर्सेशन जो डिजिटल मोड में ये जनरेशन रहती है उनके बीच में फैला, और वो सिंपैथेटिक था, घर घर में ये सिंपैथेटिक था। और उसके बाद आज जो आपने भीड़ देखा जंतर मंतर में, हमारे सीनियर यहाँ पे विजय सर हैं, सतीश सर हैं, ये लोग बताएंगे जंतर मंतर में क्या इतनी बड़ी भीड़ किसी प्रोटेस्ट में आज के पहले हुई है। अगर अपोजिशन में इतना दम रहता तो चुनाव में भी दिखता। ये स्वतः स्फूर्त भीड़ है, ये छात्र आ गए, तो इस कारण से ये घर घर में कनेक्ट करने वाला इशू है और राजनीतिक मिजाज से परे वाली इशू है। वो परिवार जो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के विरोध में है, दोनों के बच्चे जो हैं आज चिंतित अपने भविष्य को लेके हैं। इस कारण से बीजेपी और सरकार दोनों का फीडबैक मैकेनिज्म सही होना चाहिए कि आप डेमोनाइज करने की कोशिश न करें, इसे आंदोलन जीवी जैसे उपमाओं से सुशोभित न करें या उसको बदनाम ना करें, बल्कि आप समझे कि ये हर घर में जो बच्चे हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनकी एंजाइटी उनके एस्पिरेशन के ऊपर हावी हो रही है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। जी तो विजय शर्मा जी, अब ये सवाल, क्योंकि आपने अब बाकी के स्पीकर्स के समय भी अपना हाथ उठाया और उस समय इस सवाल को लेकर ही आता हूं कि बात धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की नहीं है, बात किसी और चीज़ की भी नहीं है। बात यह है कि एक पीड़ा है या एक प्रॉब्लम है जो कि है, एक्चुअल प्रॉब्लम है और पिछले कई सालों से है, वो हर साल रिपीट हो रही है। और लोग जो चाहते हैं, आप चाहे उन्हें युवा कह लें या उनसे जुड़े लोग कह लें, वो उस समस्या का समाधान चाहते हैं, वो एक भरोसा चाहते हैं। ये क्रिएट करना है सरकार को। वो कैसे होगा वो आप या आपकी सरकार ही बता सकते हैं। क्या आपको लगता है इस पूरी चीज़ को, चाहे वो फिर आप विपक्ष को ले लें या सीजेपी के प्रदर्शन को ले लें या जो लोग प्रदर्शन में नहीं भी आ रहे हैं, घर पे बैठे हैं, शायद आपको हमें अभी सुन रहे होंगे, लेकिन उनके मन में भी सवाल हैं या उनके मन में भी एक पीड़ा है, उसको कैसे एड्रेस करेगी?
देखिए विपिन जी, हम शुरू से ही गंभीर रहे हैं इस मामले में। आपने देखा होगा पहली बार ऐसा हुआ है, 2006 से पेपर लीक का मामला चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक हम कड़ा कानून लेकर आए। 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किसने किया? हमारी सरकार ने किया। हम संवेदनशील हैं किसी भी एंगल पे। जहां तक अभी सज्जन जी ने कहा, मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपने देखा होगा वहां किस तरह से नारे लग रहे हैं। आरएसएस का क्या लेन देना? आरएसएस के खिलाफ सीता का हस्बैंड भगवान राम को गाली दी जा रही है वहां खड़े होके। ब्राह्मणवाद, ये क्या है भाई? आप मुझे बताइए। लिंगवाद, मेरी आजादी, लिंगवाद, लिंग और आपका दूसरी ऐसी बातें जो मैं यहाँ टीवी के ऊपर बैठ कर कह भी नहीं सकता। तो इस तरह की वहां बातें उठ रही हैं, वहां पे बैनर लगे हुए हैं, तो इसको कैसे कह सकते हैं? योगेंद्र यादव जी के बारे में कौन नहीं जानता? वो आंदोलनजीवी है, हर जगह पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग हैं, केजरीवाल वहां गए हैं, केजरीवाल के लोग हैं, केजरीवाल के लोग वहां घुसे हुए हैं, जो पत्थर लेके अराजक हैं। जिस तरह से वहां हिंसा फैलाने की कोशिश की है, मैं तो साधुवाद देता हूं दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने इतने संयम के साथ इन लोगों को रोका, क्योंकि संसद में जाने से क्या होता? उग्र होती स्थिति, किस तरह के हालात बनते। तो उन्होंने संयम बरता, चोटें खाई, कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए उसके अंदर। और आपने देखा होगा इतने दिनों से इनका आंदोलन था शांतिपूर्ण, किसी ने कुछ बोला क्या? कहा क्या? तो हम खुद चाहते हैं कि इसकी समस्या, जो समस्या है, इसका निदान हो। निदान करने पे लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। सीबीआई जांच होती है और जो मेन इसके कल्प्रिट होते हैं उस तक पहुंचा जाता है, अंदर किया जाता है। आपने उत्तराखंड में देखा होगा, महाराष्ट्र में देखा होगा, छापे पड़ते हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखिए। इसकी जड़ के ऊपर जैसे हमने 370 किया ना खत्म, ऐसे ही इस बीमारी का उन्मूलन भी हम करेंगे। ये हमारे ही खाते में लिखा हुआ है। तो अब जिस तरह से सज्जन जी ने कहा कि ये तो आंदोलन ऐसा, अब ये देखिए आपके विजुअल दिखाए जा रहे हैं। कोई आंदोलन में बैठा हुआ जो छात्र होगा वो कैसे किसी का सर फोड़ सकता है? इस हिंसा का कौन बचाव कर सकता है? कौन कह सकता है कि यह हिंसा जो ठीक है? लोकतंत्र में हिंसा का स्थान कहाँ है? बता दो मुझे। तो इस तरह की बातें हुई है, वहां हो रही है, लोग घुसे हुए हैं। ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि इस तरह के असामाजिक तत्व वहां ना घुसे, जो इस तरह की हिंसा में विश्वास रखते, हिंसा करते और इसके आंदोलन के पीछे इस तरह की वारदातें करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक, अब आप यहाँ बोला गया कि राजनीति में किस तरह के आंदोलन हुए, भारतीय जनता पार्टी किए, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने भी किया, वीएचपी ने भी किया, लेकिन हमने कभी राजनीति के लिए नहीं किया। राम मंदिर के लिए आंदोलन हुआ तो हमारे आडवाणी जी, उमा भारती जी, सारे लोग पहले से ही राजनीति में थे। उसके बाद में अशोक सिंघल जी कभी राजनीति में आए क्या? बताइए आप मुझे। कितने महंत, कितने हमारे साधु संत जुड़े हुए थे, कभी वो राजनीति में आए क्या? जो पहले से राजनीति में थे वो राजनीति में थे। तो हमने कभी राजनीति के लिए इस तरह के आंदोलन नहीं किए। हाँ ठीक है, अगर कहीं कोई किसी तरह की कोई खामी होती तो आप अपने सुझाव दीजिए। सरकार तत्पर है, तैयार है हर कदम उठाने के लिए। अभी आपने देखा होगा पीछे किस तरह से प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट के ऊपर बैठे थे, खुद निगरानी की उन्होंने। विजय जी ये देखिए, तो इस तरह के बातें, मैं अगर आपकी ये वाली बात मान भी लूं कि इस आंदोलन में साथ देने के लिए कुछ ऐसे लोग पहुंच गए जिनको आप कह रहे हैं कि अवांछित है या वो आंदोलन जीवी, मैं मान भी लेता हूं आपकी ये बात, लेकिन उससे समस्या तो खत्म नहीं हो जाती। अच्छा, आपने कहा कि आप समाधान कर रहे हैं, लेकिन सर पीड़ा ये है कि, क्योंकि मैं भी अपने आसपास बहुत बच्चों को देखता हूं, पीड़ा ये है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लगातार 5 साल से ये चीज़ चल रही है। आपको नहीं लगता कि इसका समाधान अब तक हो जाना चाहिए था या हो जाना चाहिए ही था? आप कहते हो कि आपकी सरकार बहुत प्रोएक्टिव है, तो फिर तो ये समाधान और जल्दी होना चाहिए था। विपिन जी ऐसा नहीं है। कानून किस नियत से लाया गया कि छोटी मछली पकड़ी जाती थी, बड़े लोग बच जाते थे। एक नेक्सस इसके पीछे है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था और ये लगभग हम खत्म करने के कगार पे है। जिस तरह से नक्सलवाद था ना, नक्सलवाद कितने 110 डिस्ट्रिक्टों में था, कितने दिन लगे। अगर किसी समस्या को खत्म करना, 2006 से समस्या है, 2006 से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो आप एक दिन में कहेंगे कि एक दिन में खत्म हो जाएगा? हमारी समाज की, आपकी, हमारी सबकी जिम्मेवारी है। हम सब लोग समर्थन देंगे, सहयोग देंगे। कानून में हमने प्रावधान किया है, हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये फुल प्रूफ हो जाएगी। इस तरह की और कोई सुधार करने की कोशिश होगी तो मुझे लगता है सरकार करेगी, जरूर करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं हम करेंगे? लेकिन किसी तरह से हिंसा को इस तरह से न्यायोचित ठहराना या उसका बचाव करना,
मुझे लगता है ये देश हित में भी नहीं है, लोकतंत्र के हित में भी नहीं है। कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करनी जानी चाहिए और उसका बचाव नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए, ये पुलिस वाले हैं, कैसे घेर कर मारा जा रहा है, अब बताइए मुझे। ये आज का सच है। इस तरह से घेर के मारा जा रहा है पुलिस वालों को। उन्होंने क्या बिगाड़ा था? क्या नाराओं की जरूरत थी वहां पे आरएसएस को गाली देने की, ब्राह्मणवाद को या लिंग को? आप बताइए ना। तो कहां आंदोलन है? आंदोलन अगर आप कर रहे हो, अगर कोई आवाज उठा रहे हो, किसी तरह की कोई आप लोकतांत्रिक तरीके से बात कहना चाहते हो, कहो। किसने कहा है? ये आपका आंदोलन भी है, कोर्ट भी है, संसद भी है, आपके चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं। किसी भी आप चैनल से जा सकते हो, किसी ने मना तो नहीं किया। कोई हिंसा हुई क्या? आप 15-20 दिन से आप देखेंगे लगातार वहां लोग चाहे कम थे ज्यादा थे वो अलग बात है, वहां किस तरह की हिंसा नहीं। ठीक है, गॉट योर पॉइंट किस सर। तरह की हिंसा तो हुई है वहां? एक राय अंशुल जी से रहते हैं। अंशुल जी, विजय जी ये कह रहे हैं कि बच्चे तो थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, पॉलिटिकल बैकअप आ गया, आंदोलन जीवी आ गए और उन्होंने उस का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया और आज जो हुआ उसमें वो लोग इन्वॉल्व थे जहां पुलिस पर भी अटैक हुआ। ये तो हमेशा कहते हैं किसी भी आंदोलन को, कोई सच्चा आंदोलन हो, उसको अगर बदनाम करना है तो वो कहते हैं उसका राजनीतिकरण हो गया, कोई पार्टी आ गई, इसी तरह तो कहते हैं। और ये आपके बच्चे, आपके अपने युवा हैं, अपने छात्र हैं, उनको आप बदनाम करने में चले हैं। ये भाजपा की तो ये आदत है कि आंदोलन तभी हो सकता है जब आंदोलन उनके परिभाषा के मुताबिक हो। ऐसा होना चाहिए, उसमें नहीं कोई आना चाहिए, इस तरह के लोग आने चाहिए, उसमें आवाज, उसमें जो नारे लगने चाहिए इस तरह के लगने चाहिए, किस तरह का संयम होना चाहिए, अनुशासन किस तरह का होना चाहिए, ये चाहते हैं भाई, पूरे देश में यही चाहते हैं। लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, आप किसी को, शायद आप किसी का बाइट सुना रहे हैं, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको कैसे उसका विनाश करना है ये पहले उन्होंने सोच लिया है। ये चाइना बनाना चाहते हैं, यहां पर चाइना की जो आर्थिक मजबूती है उसको तो आप कॉपी कर नहीं सकते, उसको तो लाइन पे आप ला नहीं सकते, यहां पर उत्पादन ठप है। आप यूपीए के समय, मैं तुलना करना चाहता हूं ना, बार बार विजय जी ने कहा, मैं उनका आदर करता हूं, वो एक प्रवक्ता है, अपनी बात कह रहे हैं, वकालत कर रहे हैं भाजपा की, कोई शिकायत नहीं उनसे, लेकिन वो उन्होंने तुलना की यूपीए के समय से। यूपीए में भी आंदोलन हुए थे, हमने इजाजत दी, बल्कि यूपीए के जो मिनिस्टर सड़कों पे आए, वहां से वार्तालाप किया, जो भी आगे हुआ हो। हमने चाहा था पेट्रोल के प्राइसेस में, हमने लोगों को, जो गरीब आदमी थे उनको महफूज रखा, उनको पेट्रोल के प्राइसेस अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतने बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी दिल्ली में डीजल की कीमत 50 रुपए थी, पेट्रोल की 70 रुपए थी। ये लोगों को जानना चाहिए। हमारा मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी 15-16% था, वो जो अब भी है, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये 25% हो जाएगा, फीसदी हो जाएगा। अरे भाई, कहां से हुआ? आपने पूरी जो आर्थिक स्थिति है विनाश, बर्बाद कर दी, डिमोनेटाइजेशन से, जीएसटी से, लॉकडाउन से, यहां पर आवंटन नहीं किया, यहां पर शिक्षा और रोजगार में आपने ईएलआई स्कीम शुरू की थी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं विजय जी से, यहां पर ईएलआई 11 साल बाद, सुधार की बात कर रहे, 11 साल बाद उनको होश में आया कि भाई बेरोजगारी यहां समस्या है, चलिए ईएलआई कोई इंसेंटिव लेड एम्प्लॉयमेंट करते हैं। 1 साल बाद कैबिनेट ने उसमें अप्रूवल दिया, 1 साल बाद। और अब मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी नौकरियां ना भाई ईएलआई स्कीम की? बेरोजगारी आसमान छू रही है, यहां पर लोग परेशान हैं, गैर बराबरी है, यहां पर कूटनीति में आप विफल हैं, कहीं पर भी आप, यहां पर सामाजिक तनाव है, इतना ज्यादा हो रहा है, और राजनीतिकरण तो आपने धर्म का किया। आप कहते हैं धर्म के इसका कोई वास्ता नहीं, और बार बार हर इलेक्शन में धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, धर्मों का एहतराम नहीं कर रहे, मजहबों का एहतराम नहीं कर रहे। ये तो आपकी नीतियां रहती हैं, ये तो आपकी तबीयत है, यही तो आपकी फितरत है, और इसीलिए ये, और यहां पर नाराजगी है। ये नाराजगी अगर हर वर्ग इस ठीक है, मुझे ब्रेक लेना होगा, उससे पहले क्विकली विजय जी आप कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हो? अंशुल जी, मुझे समझ में आता है आपका चाइना प्रेम, चीन प्रेम है, आप विदेश में भी जाके प्रशंसा करते हो उनकी। आप जब गलवान में और जब डोकलाम में हमारी आमने सामने सेना खड़ी थी, तो आप वहां चाइनीज एम्बेसडर से चुपके मिल रहे थे। 2008 में आपकी पार्टी ने वहां उनके साथ पैक्ट किया नहीं किया चाइना के साथ?
तो चाइना प्रेम तो आपके समझ में आता है, इसीलिए आपको सपने में भी रोजगार चाइना में नजर आप आता बोलिए है। ना विजय भाई जी, देश के रोजगार लोकतंत्र को बताइए, कोई- कितना रोजगार आपने हटाया शायद है आपने? प्रधानमंत्री जी को सुना नहीं, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला था गरीबी इतनी कि व्यापक क्यों संविधान है? को कोई हाथ नहीं लगा सकता मेरे रहते हुए। वो संविधान बदला भी गया, उन्होंने खुद हाथ लगा दिया कुचला भैया। भी गया आपके टाइम में, इमरजेंसी आपके टाइम में लगी। आपको पता है कितने करोड़ पीएफ खाते खुले हैं? अगर प्रोविडेंट फंड खुलते हैं तो कितने तो इतनी लोगों को रोजगार नाराजगी मिला क्यों है होगा? विजय जी? कितने आप बताओ ना मुझे। आप 52 इतनी नाराजगी क्यों है? सरकार के इतने खिलाफ क्यों है? वो रोजगार आप नहीं मिले बहस क्या? क्यों नहीं करना आप मुझे चाहते बताइए, इसका सदन में? जवाब बता दो ना आप मुझे। आप इसका जवाब बता दो। अगर नहीं, आप बता दो। आप यूपीए के साथ खोले। तुलना की विजय जी, आपका मैं सम्मान नहीं, करता हूं, ऐसी किसानों- कोई बात अब नहीं आप है। मुझे एक बता- बहस कर आप- सकते हैं, अगर संसद में नहीं तो यहां बहस हो सकती है, कोई बात नहीं, मुझे आपकी बात सुननी है। अंशुल जी- लेकिन आप तुलना कर रहे हैं यूपीए से। आप बताइए कि यूपीए में और अब में क्या फर्क है? रोजगार आपने कौन सा मैं बता दिलाया देता भाई? हूं, आपने मैं बता नहीं, देता हूं, एक ही मैं बात बता बता देता हूं। दीजिए। ये धैर्य आर्थिक से विषय का सुनिए। चैनल है, ईएलआई धैर्य से स्कीम में सुनिए, लेके आए अंशुल जी, थे। धैर्य से सुनिए। कितने क्या फर्क है रोजगार मैं बताता हूँ आपके? आपको। धैर्य से सुनिए, मैं बताता हूँ। 30% धैर्य है पूरा। इलेक्ट्रिक इंजन थे हमारे पास रेलवे के, आज 99% है। कितने लाख डीजल डेली का बचता है। ये है। गांवों में कितनी बिजली थी जिस दिन हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे पहले राजीव गांधी जी कांग्रेस के, उनकी हत्या हुई थी। मैं जहां फॉर्मूला 1 है नोएडा के गांव में गया था और मात्र वो 25 किलोमीटर दिल्ली से, वहां बिजली नहीं थी। आज देश का कौन सा कोना है जहां बिजली नहीं है? बता दीजिए आप मुझे। आज कितनी बिजली में प्रोडक्शन हो रही है, कितना इलेक्ट्रिफाइड कर दिया हमने रेलवे, कितनी सड़कें तो बना क्या दी। आम आदमी आप आपके एक्सप्रेसवे प्रति का नाम जानते थे? कृतज्ञता व्यक्त करे कि एक्सप्रेसवे क्या का एहसान नाम कर जी, दिया? मुझे लग रहा है विजय जी, अंशुल जी, अब तो ये जो बातचीत है ये बिल्कुल अब ऐसे तो अनवरत चलती रहने वाली है, कहीं और ही निकल जाएगी। लेकिन आज का मुद्दा थोड़ा अलग है। आज हम बात कर रहे थे संसद और सड़क दोनों जगह जहां पर एक विरोध दिखा हमें और गतिरोध दिखा, वो कैसे दूर होगा। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा कंक्लूसिव निकालने की कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों को लेकर ये सारा विरोध और गतिरोध, और मैं थोड़ा सा इसमें से राजनीति को अलग रख रहा हूँ क्योंकि मुद्दा थोड़ा रियल है, थोड़ा पेनफुल है फॉर जनरल पब्लिक, एक आम आदमी के लिए, बच्चों के लिए, और उसी से रिलेटेड है। एक छोटा ब्रेक ले बात कर रहे हैं कि घमासान है कड़क, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक आज गतिरोध देखने को मिला और उसी पे ये हमारी पूरी बातचीत है कि गतिरोध कितना सही, कितना वाजिब और किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ब्रेक से पहले काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई, अब थोड़े संक्षिप्त में बातचीत करेंगे क्योंकि समय ब्रेक के बाद कम रहता है। लेकिन सभी मेहमानों से सवाल, सतीश जी पहले आपके पास आ रहा हूँ एक गूढ़ और गंभीर और गहरे सवाल के साथ। अगर आज के पूरे घटनाक्रम को हम देखें और उसे थोड़ा राजनीति से अलग रख लें तो किस पक्ष को आपको लगता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ज़्यादा आत्ममंथन की ज़रूरत है? सरकार को, विपक्ष को, या पूरी हमारी संसदीय राजनीति को? पहले एक शब्द में जवाब दे दूं, सरकार को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब आप हमारी बात भी कहने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब तर्क नहीं करती है, सुनती नहीं है, खाली बोलती है, सुनना बंद है। ये हमको लगता है कि जो आज की घटनाक्रम आप बता रहे हैं, इनको वो किसान आंदोलन वाला गलती नहीं करना चाहिए, जहाँ पर सबको मतलब पता नहीं क्या 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 नहीं बता दिया था और सब कुछ करके औंधे मुंह गिर पड़े, वापस लौट गए, वापस ले लिया। एक बात, दरअसल देखिए क्या है, मामला गंभीर है। मैंने बात की है यूथ की। प्रधानमंत्री जी को तो 56 साल के युवा ही सिर्फ दिख रहे हैं। जो यूथ की समस्याएं हैं और उसको जड़ में जाना तो पड़ेगा ना भाई। अभी अरे क्या हुआ, मंदिर प्रकरण में क्या था कि हिंदुत्व इनके लिए एक छाता था, हर वक्त का छाता था। कुछ हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, वो है तो हमको उसके लिए हमको बराबर का सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है अभी भी हो, वोट भी इनको मिल जाए, लेकिन अगर देश में युवाओं की हालत में सुधार नहीं होता है, झूठ सच बोल करके, मतलब गलत सलत बात करके आप रोजगार, नौकरी की, मतलब आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी की आप उसका हमने ढक दिया, पीएफ खुल गए, फलानमा हो गया, ठिकानमा हो गया, उससे काम नहीं चलने वाला है। इनको ये गंभीरता से समझ लेना चाहिए। देश जो है ना, सिर्फ परीक्षा पे चर्चा नहीं चाहता है। आप गलती कर रहे हैं, किसानों के मामले में यही गलती की थी कि भाई
परीक्षा तो एक चीज है, एक पड़ाव है, वही साफ सुथरा नहीं, उससे तो बात आगे की है, आगे की बात है, आय की है। अरे आमदनी बढ़िया रहेगा तब ना इलेक्ट्रिक मोटर पे चढ़ेगा, चाहे जहाज पे चढ़ेगा, चाहे रेलगाड़ी जो आप बता रहे हैं विजय जी उसमें चढ़ेगा। आमदनी बढ़ाओ, वो आमदनी बढ़ाने का क्या रास्ता है? इसलिए मैंने कहा कि गंभीरता से इनको लेना चाहिए और सब लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। उसमें कोई राजनीति बजाने से किसी का भला नहीं होना है कि ये यूथ ऐसा है, उसको चाहिए आगे का करियर। अगर वो उसको किसी ने धोखा दिया तो वो बहुत मतलब वो बर्दाश्त नहीं फिर करता। जी जी ठीक है, मैं विजय जी मतलब विजय त्रिवेदी जी के पास जाऊं उससे पहले सज्जन जी एक सवाल आपसे, क्योंकि विजय जी मतलब विजय शर्मा जी ने जिक्र किया कि ये पर्चा लीक, और ये क्योंकि मूल में जड़ में तो बात वही है, ये जो पेपर आउट होने वाली घटना है ये 2006 से घट रही है, मतलब समझ लीजिए कि 20 साल हो गए, जिसमें 12 साल की तो बीजेपी सरकार हो गई, सशक्त सरकार हो गई, और अगर 8 साल उसमें कांग्रेस की भी सरकार रही। तो क्या इतनी दो मजबूत सरकारें एक एक वक्त की अपनी अपनी वक्त की और इतने लीडर्स के साथ में उस पेपर लीक को नहीं रोक पाई, या वो लॉबी इतनी स्ट्रांग है या इतनी बड़ी है कि 20 साल लग गए लेकिन आज भी वो मतलब मुंह फाड़े खड़ा हुआ है और आंदोलन का ये लेवल है जिस पे हम बात कर रहे हैं? नहीं विपिन जी, इसको जो पीढ़ी आज की युवा पीढ़ी वो कैसे देखती है उनके नजरिए से देखिए। पहली बात, कोई ये नहीं कह रहा है कि पेपर लीक की समस्या अभी शुरू हुई है या बीजेपी की सरकार में शुरू हुई है। सवाल ये है कि 2006 उसके पहले भी होते होंगे, रिपोर्ट नहीं होती होगी उतनी ज्यादा, लेकिन उस समय जो एग्जामिनेशन थे वो सेंट्रलाइज नहीं थे कि पूरे देश के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ रहा है इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए, वो डिस्पर्स्ड थे। तो पहली बात तो ये कि उसका जो इंपैक्ट होता था वो अलग अलग एग्जामिनेशन के माध्यम से होता था। दूसरी बात ये देखिए कि अभी की जो पीढ़ी है उसका रेफरेंस 2006 नहीं होगा, वो अपने हिसाब से देखेगा। हम लोग जब 90 के दशक में बचपन में देख रहे थे तो हमारा रेफरेंस 90 सबसे ज्यादा था, वो अनुभव आज भी हमारे सोच को प्रभावित करता है, मंडल कमंडल मार्केट इन सारी चीजों को देख के। तीसरी बात देखिए, बात केवल नीट पेपर लीक की नहीं है, बात यह भी है कि उसके बाद सीबीएसई का मसला आया, जिस कारण से भी आया, वो तो पहली बार हुआ, हम सब सीबीएसई के विद्यार्थी रहे हुए हैं, जिस कारण से कि आपने जिसको कोएम्प्ट को कॉन्ट्रैक्ट दिया टीसीएस की जगह, क्या था उस बहस में नहीं जाना चाह रहे हैं, वो पहली बार हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो पीढ़ी जो स्टेक होल्डर है और जो हाशिए पे खुद को महसूस कर रही है, उसके लिए रेफरेंस ये सरकार होगी। तो 2006 की बात तथ्य के तौर पे और तर्क के तौर पे सही है, लेकिन अनुभव के तौर पे इस पीढ़ी के लिए इसको ऐसे देखा जाएगा कि आप तर्क के माध्यम से उनकी जो चिंता है उसको तर्क के माध्यम से कहीं दबाना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये देखिए कि अभी सबसे बड़ी बात, जब हम लोग बात कर रहे हैं, विजय शर्मा जी ने कहा कि इसमें तमाम तरह के नारे लगे, सब लोग लगे, हर आंदोलन में लाभ लेने वाले तत्व जुड़ते हैं, वो लोग भी आते हैं जिनका उनसे बहुत स्टेक नहीं होता है। बहती वो जेपी आंदोलन में भी हुआ, बहुत सारे उस समय के जो उपद्रवी तत्व थे वो भी जुड़ जाते थे। हमारी कांवड़ यात्रा होती है, लोगों की श्रद्धा होती है, सरकारें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करती है, उसमें भी कुछ कांवड़ यात्री जो होते हैं उनका जो व्यवहार है आप देख लीजिए, किस तरीके ट्रेनों में हो कहीं पे हो, तो क्या उसके कारण आप पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा या जो श्रद्धालु है उन्हीं को आप डेमोनाइज कर देंगे? यहां पे चिंता समझिए हर घर में है। मैंने कई बार व्यक्तिगत तौर पे देखा है, जो सरकार के और बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं उनके बच्चे पोस्ट कर रहे हैं कि आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। ये सत्य है, ये हम लोगों के वो लोग जो कि बीजेपी को 2014 के बाद हमें एक उम्मीद थी और आज भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजों पे हम लोग जुड़ते हैं, हर घर में ये चिंता है। तो इसलिए ये भी समझिए कि जो सड़क पे हैं ये वो जनरेशन है जो डिजिटल प्रोटेस्ट करती है, सड़क पे नहीं उतरती है। फिर भी अगर आज जिस तरीके से बच्चों की और उसके साथ युवाओं का जनसैलाब उमड़ा, उसमें बहुसंख्यक वो हैं जो चिंता के कारण आए हैं, ना कि उपद्रव बचाने आए हैं। उसके बाद उसमें कुछ एलजीबीटीक्यू वाले आ गए हो, कुछ विपक्षी आ गए हो, कोई ब्राह्मणवाद का विरोध करने वाले आ गए हो, वो देखिए वो हर तत्व के साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं। आप किसी भी शरीर को उसकी पूंछ से पकड़ के नहीं घुमा सकते हैं कि ये उसकी आइडेंटिटी है। उसका मूल स्वरूप
संख्यक जो है वो बच्चे हैं जिनकी चिंता, और ये चिंता हम सब अपने आसपास महसूस कर रहे हैं। और विजय शर्मा जी भी इसे निश्चित तौर पे अवगत होंगे कि आसपास जो युवा पीढ़ी है, जो छात्रों की है, वो सही में जेन्युइनली, तो सवाल है आप उसको समझे जो इस आंदोलन को, जो इस प्रोटेस्ट को दिशा दे रहा है। और सोनम वांगचुक देखिए, जो भी उनके पृष्ठभूमि है वो नहीं जाना चाह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है, बहुत लोग कुछ और कहते हैं। लद्दाख से या पेरिफेरल रीजन से आके लोग अपने पेरिफेरी की बात करते थे। फारूक अब्दुल्ला है, फुल स्टेटहुड दो, कोई कहीं से इरोम शर्मिला थी, बहुत उन्होंने किया। मणिपुर में आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट आप हटाइए। लद्दाख से आके कोई मेन स्ट्रीम दिल्ली में पूरे इंडिया के छात्रों के लिए अगुवाई कर रहा है। आज के छात्रों की धारणा में सोनम वांगचुक को उस तरीके से देखा जा रहा है। अब उनकी बैकग्राउंड आप निकाले, एक एक्टिविस्ट की बहुत सारे रंगों में आप उसको रंग सकते हैं, लेकिन जो पीढ़ी के नजरिए से देखे, जनरेशनल पर्सपेक्टिव से, तो ये एस्पिरेशन को दबा रही है, ये चिंता की बात है। और प्रधानमंत्री जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स को बढ़ाएं और उसकी बात करते हैं, उनका फीडबैक मैकेनिज्म बिल्कुल इस बिंदु पे होना चाहिए। जी ठीक है विजय त्रिवेदी जी, आज मुलाकात तो हो गई, छात्र जाके मिल लिए नड्डा साहब से, मांगे रख दी। अब एग्जैक्टली क्या, मैंने जब कार्यक्रम में आ रहा था तब देखा कि सोनम वांगचुक का एक खबर चल रही थी कि उन्होंने फिर पत्र लिख दिया है कि उनका अनशन अब फिर शुरू हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि बात सुलझने की तरफ जा रही है? आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ेगा संसद के अंदर भी और बाहर भी? विपिन साहब, इससे जो मुलाकात हुई है ये फिज को थोड़ा सा वो खोलने के लिए थी कि जो फिज हो गई थी, दबाव बन रहा था छात्रों के मूवमेंट का जो जंतर मंतर पर हुआ, वो फिज को आपने डिफ्यूज कर दिया है एक तरह से। इस मुलाकात से कोई बहुत बड़ा हल निकलने वाला हो वो मुझे नहीं दिखता। पहली बात तो ये इशू इतना बड़ा है कि जिसको इस मुलाकात से कोई निकालना नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात समझ रहा हूं कि ये जो ऑस्ट्रिच बिहेवियर होता है, डिनाइल मोड का जो बिहेवियर है ना, वो सबसे नुकसान करता है सरकारों को, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। और बीजेपी इस समय डिनाइल मोड में है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब बात है। बात छात्रों की हो और आप जनधन योजना पर आ जाए, आप बात मूवमेंट की हो रही हो फिर किसी और मुद्दे पर चले जाए, तो ये डिनाइल मोड है। इस डिनाइल मोड से जितना जल्दी निकल जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के लिए बेहतर होगा। छात्र जो है ना, बड़ी ताकत है। सज्जन ने 90 की बात की, मैं 77 का, 73, 74 का मूवमेंट भी जानता हूं। जब भी छात्र सड़क पर आते हैं ना, तो सरकारों के लिए खतरा होते हैं वो। ये आप याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं जोर देकर कि छात्र जो है, युवा जो पीढ़ी है, वो बड़ी ताकतवर होती है और उसको आप डिनायल मोड में जितना चलाएंगे उतना आपके लिए नुकसान होगा। अपोजिशन के लिए मैं समझता हूं कि अपोजिशन को इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके उसको ज्यादा ईमानदारी से करना चाहिए। विजय जी की इस बात से सहमत हूं। ऐसा होता है कि कुछ लोग आए होंगे, लेकिन हर मूवमेंट में होता है, जो सज्जन ने भी कही कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से आ जाते हैं और वो अपने फायदे के लिए आते हैं, उनकी वहां पर तादाद भी होती है, लेकिन उससे पूरे मूवमेंट को आप गलत तरीके से नहीं देख सकते या उसको ब्रांड नहीं कर सकते। और ब्रांड कर दीजिए टेलीविजन पर, जनता में नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं ये डिनायल मोड से बीजेपी को निकलने का वक्त है, मुझे इतना समझ में आ रहा है। जितना दूर करेंगे, 2006 से जो हो रहा था, आप 12 साल से हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी कि नहीं आएगी? और सही बात हो रही है कि जो अभी का जो वोटर है, अब का जो ये लड़के बच्चे बैठे हुए हैं, वो तो ये जानते हैं कि इस सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्यों नड्डा साहब की जरूरत पड़ी। क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वही सामने आ जाते कि लाइए मैं बात करता हूं बच्चों से। वो तो विद्यार्थी परिषद के नेता रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री खुद क्यों नहीं बात करते? इसमें क्या चोरी हो रही है? बहुत कड़े सवाल है, मैं कड़वे सवाल कर रहा हूं, लेकिन ये सरकार के फायदे के लिए हो सकते हैं कि अगर वो इसको डिस्ट्रेस को, ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये हर घर का मूवमेंट है। हर घर में बच्चा है, हर घर का बच्चा परेशान हो रहा है। जो लोग पास हो गए वो भी कैसे निकले हैं, जो लोग नहीं हुए। और आप समझ रहे हैं कि नीट का एग्जाम करवा दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया तो अब ये खत्म हो गया। ये खत्म होने वाला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं। रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। स्टार्टअप को तो विपिन जी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि 90% फेल है, पूरा 90% फेल हो गए, बंद हो गए स्टार्टअप, या बंद होते हैं उनकी लाइफ। वो उसको अलग तरीके से, वो तो पीयूष गोयल जी भी बता रहे थे कि पकौड़े तलना स्टार्टअप नहीं होता, वो अलग बहस है। लेकिन युवाओं की चिंता करना सबसे जरूरी। और जो प्रधानमंत्री जी खासतौर से फोकस करते हैं, जितनी योजनाएं होंगी उसमें मेक इन इंडिया की हो, स्किल इंडिया की हो, स्टार्टअप की हो, वो सब युवाओं पर है। क्या उसके ठीक तरीके से एग्जीक्यूशन पर काम हो रहा है?
इस सबको देखने की जरूरत है। ये बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए सरकार को अपने अंदर। जी जी। विजय शर्मा जी, तो ये जिस तरीके का मुद्दा है ना, अगर मान लीजिए इसको अगर उतनी जिसे कहते हैं संवेदनशीलता से अगर हैंडल कर लिया जाए और उसका कोई ऐसा निदान निकाल लिया जाए जहां बच्चों में, उनके माता पिता में और आम जनमानस में, जो कि अपने घर पे बैठ के अपना काम करते हैं, सीधे साधे प्राणी हैं, वो कहीं राजनीति में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है या कोई आंदोलनजीवी नहीं है, तो एक बड़ा भरोसा बनता है सरकार का। इस बात को भी आप समझिए। विपिन जी, कोई भी ऐसा युवा नहीं है, ज्यादातर युवा जो है वो भरोसा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है, वोटों से जीतती है, तो युवा सबसे ज्यादा वोट करता है। लेकिन मैं विजय जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम डिनायल मोड में रहते हैं। हम सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कभी भी कोई भी बात सुनेंगे तो सबसे पहले युवाओं के सामने रखते हैं। हमारा तो नारा था ये, युवाओं को तो फोकस करके चलते हैं हम, और युवाओं के लिए समर्पित सरकार है ये। लेकिन क्या है कि अगर कोई असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, असामाजिक तत्व वहां इस तरह की अनहोनी बातें करते, तो क्या वो नहीं विजय, अब क्योंकि मेरे पास समय कम रह गया विजय सर, लेकिन हटा देते हैं उन असामाजिक तत्वों को। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि बहुत संवेदनशील तरीके से, जिम्मेदार पूर्ण तरीके से अगले साल भी एग्जाम होगी ही होगी, ये सरकार उसे उतनी गंभीरता से हैंडल करेगी कि सबके मन में विश्वास आ जाए कि अब सब चीजें ठीक है। जी, हमने करके दिखा दिया, एयरफोर्स को लगा दिया, प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे बैठ के देखा तो है आपने। अभी ये संवेदनशीलता ही तो है। किस तरह से अभी दिल्ली पुलिस ने इतने मिनिमम बल पर वो पूर्वक तरीके से मेरा मतलब ये है, किसी को मेरा मतलब ये है सर कि जो पूरा नेक्सस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो इतना पुराना चला रहा है, वो तोड़ के खत्म होगा और सब कुछ क्लीन होगा। विपिन जी, अभी तक भी कार्रवाई जारी है, लगातार कार्रवाई जारी है, लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। चलिए, तो मुझे लगता है ये जो आपकी अंतिम लाइन है कि अभी तक कार्रवाई जारी है, पकड़े जा रहे हैं, हम इसको पॉजिटिवली लेके जा रहा हूं कि यहां से, ताकि लोगों के मन में वो विश्वास जगे कि चीजें ठीक होंगी और अगले साल का पर्चा ठीक होगा, उस पॉजिटिविटी के साथ। क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, इस कार्यक्रम को यहीं अंत करते हैं। अभी आगे क्या संसद चलती है, क्या आंदोलन चलता है, उस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन बड़ा यही कि एक जो बिल्कुल सिंपल आम आदमी अपने घर में बैठा है, उसको विश्वास चाहिए कि अगले साल की परीक्षा अच्छी तरीके से हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।